एपिसोड की शुरुआत होती है और हम प्रीति को एक ऑटो से अपने घर आते हुए देखते हैं। पर रास्ते में वो ऑटो खराब हो जाता है, जहाँ वो ऑटो वाला कहता है कि मैडम ये रास्ता ही मनहूस है, भूतिया है। अब कल ही की बात है, एक ट्रक यहाँ पर पलट गया और पिछले महीने एक कार एक्सीडेंट में पूरी फैमिली मारी गई। पर डरिए मत मैडम, हम अभी ऑटो ठीक करते हैं, हम आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। पर प्रीति कहती है कि नहीं, रहने दीजिए, मेरा घर पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। और जब प्रीति थोड़ा आगे बढ़ती है कि तभी दो लोग आकर प्रीति को परेशान करने लगते हैं कि मैडम हमसे टाका बढ़ा लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी आज तक आपके पति को किसी ने नहीं देखा, आइए ना मैडम, हम आपकी जरूरत को पूरा कर देंगे। जब प्रीति कहती है कि देखो मुझे परेशान मत करो, अगर मेरे पति को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। पर वो दोनों नहीं मानते और तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा नाग उन सभी के सामने आ जाता है और उन दोनों लड़कों को जान से मार देता है। और प्रीति तुरंत अपने घर के लिए भाग जाती है। वहीं हम देखते हैं कि प्रीति ना जाने किससे अकेले में बात कर रही है और कह रही है कि हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने गुस्से पर काबू रखा करो। कल रात अगर तुम्हें कोई देख लेता तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। अब चलो नाश्ता कर लो, हम ऑफिस जा रहे हैं। और तभी प्रीति के घर की घंटी बजती है और बाहर एक आंटी खड़ी थी जो कहती है इनकी शेविंग क्रीम खत्म हो गई है, मिलेगी क्या? पर प्रीति मना कर देती है। जहाँ आंटी कहती हैं कि क्या तेरा पति दाढ़ी नहीं बनाता? वैसे है कहाँ वो, जब से तू आई है तेरा पति तो नजर ही नहीं आता। जहाँ प्रीति कहती है कि वो परदेश गए हैं, 5 दिन बाद लौटेंगे, आप जाइए यहाँ से। जहाँ वो आंटी कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है और मैं इसका पता लगा कर जरूर रहूंगी। वही प्रीति किसी से कहती है कि देख लिए तुमने, तुम्हारे चक्कर में हमें क्या क्या नहीं सुनना पड़ता। अब 5 दिन बाद चंद्र ग्रहण है, जब तक तुम कहीं नहीं जाओगे और ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे हम पर किसी को शक हो। वहीं जब वो आंटी जा रही थी कि तभी कोई आकर उसे नीचे गिरा देता है। वहीं जब प्रीति अपने ऑफिस में होती है तो आदित्य प्रीति के साथ फ्लर्ट करने लगता है, क्योंकि वो प्रीति से प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था। पर प्रीति तो शादीशुदा थी, इसलिए वो उससे अपनी दिल की बात नहीं कह पाता। जहाँ आदित्य कहता है कि आज आप क्या बना कर लाई हो मेरे लिए, या प्रीति उसे हलवा बना कर लाई थी। और प्रीति किसी फाइल को लेने के लिए चली जाती है। वही बरखा आदित्य से कहती है कि तू उसे अपनी दिल की बात बोल क्यों नहीं देता। वो शादीशुदा है, मानते हैं, पर ना तो आज तक उसने किसी को अपने पति से मिलवाया और ना ही कभी उसके पति की फोटो देखी। मुझे तो लगता है कि ये शादीशुदा है ही नहीं, शादीशुदा होने का नाटक कर रही है। जहाँ आदित्य कहता है कि अगर ये कुंवारी है ना तो मेरी लाइफ सेट है, क्योंकि मुझे ऐसी ही वाइफ चाहिए। और जब आदित्य उस हलवे को खाता है तो खाते ही उसे उल्टी आ जाती है और जब वो उसे थूकता है तो उसके मुंह से खून और झींगे निकलते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसने तो काजू वाला हलवा खाया था, फिर ये झींगे कहाँ से आए। और वो बरखा से भी कहता है, पर वहाँ तो ना ही खून था और ना ही झींगे। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। वहीं जब प्रीति अपने घर पर होती है तो वो कहती है कि हो गए तुम खुश, मिल गई तसल्ली। बेचारे उस आदित्य को तुमने कितना डरा दिया था। हमें पता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हारी बीबी को नजर उठा के देखे, पर आदित्य सिर्फ मजाक करता रहता है। और एक तुम हो कि कभी हमारी बात मानते ही नहीं। पर उसका पति काफी नाराज हो जाता है और चीजों को यहाँ वहाँ फेंकने लगता है। जहाँ प्रीति उससे माफी मांगती है और कहती है कि समय नजदीक आ रहा है, अब चलो, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। और तभी हम देखते हैं कि प्रीति किसी के साथ अपने संबंध बना रही है और वो आदमी एक इच्छाधारी नाग था। जब प्रीति कहती है कि तुम्हें 1 घंटे इस रूप में देखने के लिए हमें 23 घंटे इंतजार करना पड़ता है। जहाँ वो नाग जिसका नाम प्रेम था वो कहता है कि अब बस 4 दिन ही तो बचे हैं चंद्र ग्रहण को और फिर मैं पूरी तरह से एक इंसान बन जाऊंगा। वही प्रीति कहती है कि अभी तुम 1 घंटे के लिए इंसानी रूप में हो तो क्यों ना हम आज से ही सेवा आराधना शुरू कर देते हैं, ताकि आने वाले चंद्र ग्रहण को कोई परेशानी ना आए। वहीं जब दोनों शिव मंदिर जाकर सेवा आराधना कर रहे थे तो प्रीति कहती है कि हम पूजा को बीच में बंद नहीं कर सकते, वरना पूजा खंडित हो जाएगी। और जब दोनों अपनी पूजा में लीन थे कि तभी एक सपेरा आकर बीन बजाने लगता है, जिससे प्रेम तड़पने लगता है और आखिरी बेलपत्र नहीं चढ़ा पाता, जिससे पूजा खंडित हो जाती है। जब प्रेम कहता है कि तुम घर जाओ, हम तुम्हें घर पर मिलेंगे, और प्रेम नाग में बदलकर एक बिल में जाकर छिप जाता है और प्रीति भी छुप जाती है। और बीन की धुन सुनकर काफी सारे नाग
उस सपेरे के सामने आ जाते हैं, पर उसे वो इच्छाधारी नाग नहीं मिलता और वो चला जाता है। पर वो ये नाटक कर रहा था और वो प्रीति को पकड़ लेता है और कहता है कि ज्यादा दिन तक तुम नहीं बचोगे, जहाँ तुम होगी वहाँ उस नाग को आना ही होगा, चलो मेरे साथ। और तभी वो नाग अपने जहर को उस सपेरे के ऊपर छोड़ देता है और प्रीति वहाँ से भाग जाती है। पर नाग के जहर का असर उस सपेरे पर नहीं होता। वहीं जब प्रीति अपने घर पर होती है तो उससे प्रेम कहीं दिखाई नहीं देता, जिसके लिए वो काफी परेशान थी। और तभी उसके घर की घंटी बजती है और बाहर आदित्य था, जो कहता है कि आज बस और ऑटो की हड़ताल है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। और तभी प्रीति देखती है कि प्रेम ने आकर आदित्य को डस लिया है। वो मना भी करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर ये तो बस उसका ख्याल था। जहाँ आदित्य कहता है कि क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे कहाँ है तुम्हारे पति, दिखाई नहीं दे रहे और न ही उनकी कोई फोटो। जब प्रीति कहती है कि आज मैं ऑफिस नहीं जा रही, तुम जाओ यहाँ से। और इससे पहले कि वो नाग सच में आदित्य को डसता, प्रीति आदित्य को घर से बाहर कर देती है। जहाँ आदित्य भी सोचता है कि बरका सही कहती है, प्रीति शादीशुदा नहीं है, बस शादीशुदा होने का नाटक कर रही है। अगर ऐसा है तो मैं इसकी वजह जानकर ही रहूंगा। भाई प्रीति प्रेम से कहती है कि कहाँ रह गए थे तुम, हम तुम्हारे लिए कितना परेशान थे। अगर वो सपेरा हमें पकड़ लेता तो अनर्थ हो जाता। उस सपेरे के सामने तुम्हारी सिद्धियां कुछ नहीं है। अगर चंद्र ग्रहण से पहले उसने हमें पकड़ लिया तो। जहाँ प्रेम कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने एक रास्ता निकाल लिया है। वहीं वो सपेरा उस नाग को पकड़ने की पूरी तैयारी कर चुका था। उसने एक चंदन का घेरा बनाया जिसमें फंसकर उस नाग की शक्तियां खत्म हो जाए और वो नाग भस्म हो जाए। पर इसके लिए उसे किसी भी तरह प्रीति को चंद्र ग्रहण की रात इस घेरे तक लाना होगा। वहीं जब प्रीति अपने ऑफिस में होती है तो वो कहती है कि हम तुम्हें 3 दिन से अपने साथ ऑफिस ला रहे हैं, बस 1 दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा और फिर हम तुम्हें अपने सभी दोस्तों से भी मिलवाएंगे। और उसकी बात बरखा भी सुन लेती है, जो कहती है अकेले किससे बात कर रही हो और क्या ठीक हो जाएगा 1 दिन बाद। वैसे मैं तुझसे एक बात कहूँ, आदित्य ना तुझसे बहुत प्यार करता है, पर तुझसे कह नहीं पाता क्योंकि तू शादीशुदा है। अगर तू शादीशुदा होने का नाटक कर रही है तो आदित्य को अपनी बात बोल दे यार। अगर तेरी जगह वो मुझे प्रपोज करता तो मैं कब की मान जाती। जिसे सुनकर प्रेम को काफी गुस्सा आ जाता है और वो टोकरी से निकलकर अपने विशाल रूप में आ जाता है और बरखा को डस लेता है। और ये देखते ही प्रीति टोकरी को लेकर तुरंत ऑफिस से निकल जाती है और भागते भागते जाकर वो आदित्य से जाकर टकरा जाती है और उसकी टोकरी दूर फेंका जाती है। जहाँ आदित्य कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। जहाँ प्रीति कहती है कि मेरे पति। जिसे सुनकर आदित्य कहता है कि तुम अकेली थी, तुम्हारे पति नहीं थे तुम्हारे साथ। चलो मान लेता हूँ, तुम अभी मेरे साथ घर चलो, हो सकता है तुम्हारे पति घर चले गए हों। और उनकी ये बात वो सपेरा भी सुन रहा था। पर प्रीति अकेले ही अपने घर के लिए निकल जाती है। और जब आदित्य अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा था कि तभी प्रेम अपने विशाल रूप में आदित्य के सामने आ जाता है, जिसे देखकर आदित्य काफी डर जाता है। और इससे पहले कि वो नाग आदित्य को डसता, वो सपेरा आकर उसकी जान बचा लेता है और वो नाग वहाँ से भाग जाता है। जहाँ वो सपेरा कहता है कि जिसे तुम नाग समझ रहे थे, असल में वो ही प्रीति का पति है। वो उस नाग के माया जाल में फंसी हुई है। वो उसे मारना चाहता है और हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। प्रीति मेरी बेटी है, पर नाग के माया जाल के चलते वो मुझे भी नहीं पहचानती। जब प्रीति छोटी थी तो उससे इस नाग को प्यार हो गया था और उसने प्रीति को अपने बस में कर लिया। प्रीति उस नाग से शादी करने की जिद करने लगी, पर मैंने उस नाग को पकड़कर दूसरी जगह ले जाकर फेंक दिया। पर उस नाग ने इसका बदला लिया और मेरे पूरे परिवार को मार डाला और प्रीति को हमसे दूर ले गया। और तब से मैं उस नाग को पकड़ना चाहता हूँ ताकि मैं प्रीति को उसके माया जाल से मुक्त कर सकूं। आज चंद्र ग्रहण है और अगर हमने प्रीति को उसके चंगुल से छुड़ा लिया तो प्रीति बच जाएगी, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो अनर्थ हो जाएगा। बेटा तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी, तुम्हें किसी भी तरह प्रीति को मेरे पास उससे मंदिर तक लाना होगा ताकि हम उस नाग को भस्म कर सकें। वहीं प्रेम प्रीति से कहता है कि अब हमें देर नहीं करना चाहिए, चंद्र ग्रहण शुरू ही होने वाला है, हमें अभी निकलना होगा। और उनकी ये बात
आदित्य भी सुन रहा था और वो उन दोनों का पीछा भी करता है, पर प्रेम को इसका आभास हो जाता है और वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाते हैं और आदित्य को सिर्फ प्रीति की टूटी चूड़ियां मिलती हैं। वहीं प्रेम प्रीति को बांधकर अपने से बारातना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं जो भी करता जाऊं उसके ऊपर तुम सवाल मत करना और ना ही कुछ पूछना। और प्रेम अपने विष को प्रीति को पिलाने आगे बढ़ता है। जब प्रीति कहती है कि ये तो विष है, इसे पीकर तो मैं मर जाऊंगी, पर प्रेम कहता है कि तुम इसे पीकर मरोगी नहीं, बल्कि तुम खुद भी एक इच्छाधारी नागिन में बदल जाओगी और मैं जो कि एक श्रापित इच्छाधारी नाग हूँ, तो मैं नागिन बनाकर मैं भी पूरी तरह से एक इच्छाधारी नाग बन जाऊंगा और फिर मैं कभी भी एक इंसान में बदल सकता हूँ। जब प्रीति कहती है कि तुमने अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल किया, मुझे धोखा दिया, मैं इस जहर को नहीं पीऊंगी, पर प्रेम उसे अपने बस में कर उस विष को जैसे ही पिलाने वाला होता है कि तभी आदित्य आकर उस जहर को दूर फेंक देता है, पर वो प्रेम का सामना नहीं कर पाता और आदित्य वहाँ रखी धूप को प्रेम की आंखों पर फेंक देता है और प्रीति को वहाँ से ले जाता है। पर प्रीति तो उस नाग के बस में थी जो जाने से मना करती है, पर आदित्य किसी तरह उसे शिव मंदिर तक ले आता है और वो सपेरा अपने साधना से प्रीति को उस नाग के बसीकरण से मुक्त कर देता है और प्रीति भी अपने पिता को पहचान जाती है। और तभी प्रेम भी वहाँ जाता है जो प्रीति को वापस ले जाना चाहता था, पर सभी सपेरे बीन बजाकर उसे रोकते हैं और बीन की आवाज सुनते ही प्रेम उस घेरे के अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो नाग भस्म हो जाता है और सपेरा प्रीति और आदित्य को शादी के बंधन में बांध देता है। और इसी के साथ इच्छाधारी नाग का माया जाल इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।